अभी तक आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। पहले भाग का लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। रहीम ने जब उसकी तरफ नजर उठाई तो वाकई वह उसे दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे रेशमा पर बेहद प्यार आया। उसने अपनी 4 अंगुलियों से उसका चेहरा उठाया और फिर प्यार का ऐसा तूफान आया कि दोनों को अपने साथ जज्बातों की तेज लहरों में बहा कर ले गया। उन्हें यह तक एहसास नहीं हुआ कि वे जिंदगी का पूरा आनंद लेते हुए कब नींद की आगोश में समा गए। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, जो इतनी तेज थी कि अगर दरवाजा न खोला जाता तो वह टूट सकता था। रेशमा नींद में बिस्तर पर रहीम को ढूंढने लगी, लेकिन उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। रेशमा ने आंखें मलते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश की। वह सोच रही थी कि यदि रहीम उसे नींद में छोड़कर बाहर गया है तो अंदर से कुंडी किसने लगाई, और यदि रहीम घर में मौजूद था तो दरवाजे पर कौन था। दस्तक देने वाले ने रेशमा का नाम भी पुकारा था और आवाज भी रहीम की ही थी। यह सब उसकी समझ से बाहर था। एक बार फिर खौफ ने उसे घेर लिया। वह जाकर दरवाजा खोली तो देखा कि दरवाजे पर रहीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के भाव थे। वह बोली, तुम फिर दीवार फांद कर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे यूं ही बेखबर सोता छोड़कर चले गए। रहीम ने उसके गुलाबी गालों पर चुटकी लेते हुए कहा, मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है जिसमें कोई बार बार दीवार फांद कर अंदर आ रहा था। रहीम कमरे में आकर अपना सफेद डॉक्टर का कोट उतार रहा था। रेशमा पर वह ख्वाब वाला जुमला कयामत बनकर टूट पड़ा। जब उसने अंगड़ाई ली तो उसके शरीर का हर जोड़ दर्द कर रहा था और दर्द की मीठी टीस उसे पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। वह एक खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। जमीन पर पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा देखा। बाल उलझे हुए थे, मेकअप फीका पड़ चुका था, चूड़ियां टूट चुकी थीं। यह सब क्या था? अगर रहीम के मुताबिक उसने ख्वाब देखा है तो क्या ख्वाब कक असरार सबूत के तौर पर सामने आते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर यह सब क्या था? यदि वह रहीम था तो यह कौन है, और अगर यह रहीम है तो वह कौन था? इन सवालों का बोझ रेशमा के हल्के जहन से बर्दाश्त नहीं हो सका और वह चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। रहीम ने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बाहों में उठाया। उसका बेहोश शरीर लचकदार शाख की तरह उसकी बाहों में झूल रहा था। रहीम ने उसे धीरे से जमीन पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन उसे होश नहीं आया। अब रहीम भी घबराया हुआ था। उसने उसे अपने मुंह से सांस दी, पर सब बेकार था। फिर न चाहते हुए भी रहीम को रेशमा को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर ने चेकअप से पहले यह बताकर रेशमा को डिस्चार्ज किया कि उसे अगले सप्ताह तक पूरा आराम करना होगा। रेशमा ने रहीम से नजरें चुराते हुए कहा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। रहीम ने परेशान होकर पूछा, पर रेशमा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं जब से घर लौटा हूं तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मुझे पागल कहो या कुछ भी, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। रेशमा ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। रहीम समझाने की कोशिश कर रहा था। रेशमा, कैसे समझाऊं तुम्हें? इस घर में जो कुछ भी हुआ है वह ऐसा था जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकती थी। रेशमा ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम उस घर में रह सकते हैं। रहीम ने रिक्शे वाले को रोका और कहा, चलो घर चलते हैं, वहीं जाकर फैसला करेंगे। मकान मालिक को चाबी देकर एडवांस वापस लेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। रेशमा चुपचाप रहीम के साथ रिक्शे में सवार हो गई। रिक्शा पीपल वाले मकान के दरवाजे के सामने रुका। रहीम, क्या तुमने घर को ताला लगाकर नहीं छोड़ा था? रेशमा एक बार फिर से डर गई। रहीम ने जवाब दिया, ताला लगाकर गया था, चाबी भी मेरे पास है। फिर उसे अचानक ख्याल आया, अगर रेशमा का वहम यकीन में बदल गया तो इसका असर उसके जहन और शरीर पर बुरा होगा। इसलिए मैंने कहा, रेशमा, तुम अचानक बेहोश हो गई थी, शायद जल्दी जल्दी में ताला लगाना भूल गया था। जब दोनों मकान के पास पहुंचे तो रहीम ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला गया, लेकिन इस बार वह बूढ़ा नहीं बल्कि रेशमा से भी हसीन और जवान एक लड़की खड़ी थी। आप रहीम है ना, हमारे नए किराएदार? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हां, मैं रहीम हूं, लेकिन आप कौन हैं? रहीम ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मुस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूं। मेरा नाम रचना है।
बाबा ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। रचना ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और बताया कि उसके पिता मुस्कर शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं। रेशमा और रहीम ने सोचा कि वह घर छोड़ देंगे। रेशमा ने कहा, हम इस घर में नहीं रह सकते। रचना ने कहा, ठीक है, सामने वाली गली में सफेद मकान है, आप वहां जाकर बाबा को चाबी दे आइए और फिर अपना एडवांस वापस ले आइए। रेशमा, तुम डर तो नहीं रही हो? रचना ने पूछा। नहीं, रेशमा ने कहा, जब तक आप वापस नहीं आएंगी मैं यहां इंतजार करूंगी। रचना ने रेशमा के लंबे काले बालों से खेलते हुए कहा, तुमने क्या कभी सच्चे प्यार के बारे में सुना है? रेशमा ने जवाब दिया, यह कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत लुट जाए और जान चली जाए? रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, जान प्यार में ही तो जाती है, जिन्हों से प्यार। हाय अल्लाह, उनकी तो सूरत देखकर ही जान निकल जाती है। रेशमा ने मुंह बनाते हुए कहा, और यदि जिन्न किसी पहचान वाले की शक्ल में आए? रचना ने उसके कान के पास आते हुए धीरे से पूछा। उसकी गर्म सांसें रेशमा के कानों से टकराई और यह गर्मी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वह उस रात अपने जिस्म में महसूस कर चुकी थी। यह ख्याल आते ही रेशमा अंदर तक कांप गई। उसने चेहरा घुमाकर रचना की तरफ देखा तो उसकी शक्ल बदलने लगी। वह जनानी शक्ल से मर्दानी रूप में तब्दील हो रही थी। रचना की आवाज में एक अजीब सी तासीर थी जब उसने रेशमा से कहा, रेशमा, मैं रचना नहीं हूं, मैं तुम्हारा वही आशिक हूं जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन गया हूं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। हम किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर तुम मुझे अपने शौहर के रूप में स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हारे दिल की सारी हसरतें पूरी कर सकता हूं। इस समय तुम्हें धन की जरूरत है ना? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे साथ हर वक्त साए की तरह रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा, बस इस शर्त पर कि तुम मुझे अपना शौहर कबूल करोगे। रचना ने आगे कहा, अगर तुम्हें जिन्हों की शक्ल से नफरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे महबूब रहीम की शक्ल में तुम्हारे सामने आऊंगा। अगर तुम हां कहोगी तो मैं इस खुशी में यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। रेशमा ने उसकी बातें सुनकर कुरान की आयतें मन ही मन दोहराने शुरू कर दिए। उसे एहसास हुआ कि यही एक तरीका है जिससे वह इस जिन्न से बच सकती है। रेशमा ने अपनी खामोशी तोड़ी और आयतों का उच्चारण करते हुए जिन्न पर फूंक दिया। जिन्न एक झटके में पीपल के दरख्त पर जा बैठा। रेशमा ने डर के मारे उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। अब जिन्न ने बहुत खौफनाक आवाज में गड़गड़ाते हुए कहा, नादान लड़की, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। अगर तुम मुझसे बगावत करती हो तो तुम्हें धन दौलत, ये घर, मेरी मोहब्बत, रहीम, यहां तक कि अपनी जान भी खो दोगी। मेरा खून जो तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है वह तुम्हारे पैरों के तलवों से बह निकलेगा। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तुम्हारे खून का रंग गहरा होता चला जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और अगर तुम फिर भी मेरे पास लौटकर नहीं आई तो यही खूनी पैर तुम्हारी जान ले लेंगे। दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। रेशमा ने घबराते हुए बाहर रहीम की आवाज सुनी और वह दौड़ते हुए घर से बाहर आ गई। सड़क पर उसके खून के निशान बनते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। रहीम, जो डॉक्टर था, वह भी रेशमा की हालत समझ नहीं सका। अस्पताल ले जाते रेशमा के पैरों से इतना खून बह चुका था कि उसकी मौत हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर्स लाख कोशिशों के बावजूद उसके पैरों पर कहीं भी जख्म का निशान नहीं पा सके। रहीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन की मौत की सच्चाई जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि रेशमा के साथ सुहागरात मनाई गई थी, लेकिन रहीम को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह तो उस रात अस्पताल में था। रहीम ने नमाज़े जनाजा और रेशमा की तफसीम के बाद पेश इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने अपने एक आलिम को बुलाया और उसके ज्ञान से रहीम को रेशमा के साथ हुई सारी घटनाओं से अवगत कराया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रहीम अब रेशमा को खो चुका था और अफसोस के अलावा वह कुछ नहीं कर सका। दोस्तों, आपने देखा रहीम को अपनी एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।